हेलो, नमस्ते, राधे राधे, जय हिंद दोस्तों। मैं पूजा सिंह स्वागत करती हूं आपके अपने YouTube चैनल श्रीजी ट्यूशन में। क्लास 10th का हमने अपवर्तनांक वाले चैप्टर को पढ़ रहे थे। आज की वीडियो में हम समझेंगे निरपेक्ष अपवर्तनांक किसे कहते हैं, अपवर्तनांक का प्रकाश की चाल से संबंध, प्रकाश किरणों की उत्क्रमणीयता। इससे पिछला जो क्लास था उसमें हमने अपवर्तन की घटना को देखा था और अपवर्तनांक को समझा था। और मैं उम्मीद करती हूं कि आपने पिछला वीडियो देखा होगा। अगर आपने अभी तक पिछला वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज पहले आप अपवर्तन की घटना को समझें, अपवर्तनांक को समझें और फिर आप निरपेक्ष अपवर्तनांक, अपवर्तनांक का प्रकाश की चाल में संबंध और प्रकाश किरणों की उत्क्रमणीयता को समझेंगे। आज हम देखेंगे कि निरपेक्ष अपवर्तनांक किसे कहते हैं। हमने अपवर्तनांक को समझा है तो अगर अपवर्तनांक आपको समझ में आ गया है तो आपको निरपेक्ष अपवर्तनांक बड़े आसानी से समझ में आ जाएगा। हमने उस दिन अपवर्तनांक के लिए हम एक बार पिछली क्लास को रिवाइज करते हैं तो हमने कहा था कि अपवर्तन, यदि प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। प्रकाश किरणों के अपने मार्ग से विचलित होने की इस घटना को ही हम क्या कहते हैं, अपवर्तन कहते हैं। ठीक, और हमने अपवर्तन के दो नियम भी कहे थे। पहला नियम ये कहता है कि आपतित किरण आपतन बिंदु पर खींचा गया विलंब और अपवर्तित किरण यानी आपतन कोण आपतन बिंदु पर खींचा गया विलंब और अपवर्तन कोण तीनों एक ही तल में होते हैं। किरणें तल में थी तो कोण भी तल में थे। और दूसरा हमने कहा था कि आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है। एक नोट पॉइंट हमने और लिखा था कि जो दूसरा नियम अपवर्तन का है उसे ही स्नेल का नियम भी कहते हैं। कई बार परीक्षाओं में पूछता है कि स्नेल का नियम लिखिए, तो आपको ये पता होना चाहिए कि अपवर्तन के द्वितीय नियम यानी sin I अपॉन sin R इज इक्वल टू नियतांक, इसी को हम क्या कहते हैं, स्नेल का नियम। उसके बाद हमने अपवर्तनांक को देखा और हमने बड़े अच्छे से देखा था कि अपवर्तनांक किस माध्यम के सापेक्ष किसका अपवर्तनांक कैसे निकाल रहे थे। फिर हमने देखा था एक आयताकार स्लैब से प्रकाश की किरण कैसे गुजर रही थी। आज हम देखने जा रहे हैं निरपेक्ष अपवर्तनांक। तो देखिएगा, निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या कहते हैं, यदि पहला माध्यम या यदि एक माध्यम निर्वात या वायु हो, यदि किन्हीं दो माध्यमों के लिए यदि एक माध्यम निर्वात या वायु हो तो दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक वायु या निर्वात के सापेक्ष माना जाता है, जिसे निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं, जिसे निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। चलिए देखते हैं। हम लिखते हैं निरपेक्ष अपवर्तनांक। सबसे पहले हम देखते हैं किसको, निरपेक्ष अपवर्तनांक। निरपेक्ष अपवर्तनांक। तो देखिएगा, हमने बार बार अपने फिगर में हम ऐसे बना के कहते थे कि प्रकाश की किरण यहां से गुजरेगी और इधर झुक जाती है। ठीक, तो पहले माध्यम को यदि हम कह दें निर्वात या वायु, क्या कह दें, निर्वात हो या वायु हो, पहला माध्यम हमारा निर्वात हो या वायु हो और दूसरा कोई भी माध्यम हो, कुछ भी हो, हम लिख देते सीधे माध्यम। तो प्रकाश की किरण आने वाली और ये इधर से जाने वाली, कोई भी माध्यम होगा वो निर्वात की अपेक्षा सघन होगा। तो जब प्रकाश की किरण विरल से सघन तो अभिलंब की ओर झुक जाती है। ठीक, इसमें हमने लिखा यदि प्रथम माध्यम निर्वात या वायु हो, यदि प्रथम माध्यम निर्वात या वायु हो तो द्वितीय माध्यम का अपवर्तनांक, द्वितीय माध्यम का अपवर्तनांक निर्वात के सापेक्ष माना जाता है। निर्वात या वायु के निर्वात के सापेक्ष माना जाता है। इसी निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। इसे ही निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। इसे ही निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। अपवर्तनांक
कहते हैं। हमने क्या कहा, पहला माध्यम निर्वात या वायु हो और दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक हमें बताना है, तो इसके सापेक्ष इसका अपवर्तनांक बताना है, तो हमने कहा कि इसे ही हम क्या कहते हैं, निरपेक्ष अपवर्तनांक। एक छोटी सी डिफिनेशन थी, आपको समझ में आई होगी। निरपेक्ष अपवर्तनांक किसे कहते हैं? अब तक हम एक माध्यम, दो माध्यम कहते थे, अब हमने कहा कि पहले माध्यम को हमने निर्वात कह दिया, दूसरा हमारा कोई भी माध्यम हो सकता है, तो माध्यम का जो अपवर्तनांक होगा वो निर्वात के सापेक्ष होगा, जिसे हम क्या कहते हैं, निरपेक्ष अपवर्तनांक। यहां तक आपको बात समझ में आई? अब आप एक चीज और ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अपवर्तनांक और प्रकाश की चाल में संबंध। ठीक, देखिए, मान लेते हैं कि ये हमारा वायु है, या वायु या कुछ भी मान लेते हैं, माध्यम एक मान लेते हैं, इसको छोड़िए, इसको हम मान लेते हैं माध्यम एक और इसको हम मान लेते हैं माध्यम दो। ठीक, समझिएगा ध्यान से। यहां से जो प्रकाश की किरण आ रही है वो इस यहां आपतित होने के बाद अभिलंब की ओर, या अभिलंब, मान लीजिए कोई विरल माध्यम है और ये माध्यम हमारा सघन है। ठीक, ये अभिलंब की ओर झुक जाती है, ये आपतित किरण, ये अपवर्तित किरण। अब अगर कोई कहे कि माध्यम दो का माध्यम एक के सापेक्ष अपवर्तनांक बताइए, आप बताएंगे माध्यम दो का माध्यम एक के सापेक्ष अपवर्तनांक, एक के सापेक्ष अपवर्तनांक क्या होगा? देखिएगा, अपवर्तनांक आप लिखेंगे, अपवर्तनांक बराबर माध्यम एक में प्रकाश की चाल बटे माध्यम दो में प्रकाश की चाल। पहले में कितनी प्रकाश की चाल है और दूसरे में, तो आप लिखेंगे माध्यम एक में प्रकाश की चाल बटे माध्यम दो में प्रकाश की चाल, माध्यम दो में प्रकाश की चाल, माध्यम एक में प्रकाश की चाल बटे माध्यम दो में प्रकाश की चाल। मान लीजिए ये जो चाल है इसको हमने कह दिया V1 और इस चाल को हमने कह दिया V2। अब निकालना है माध्यम का अपवर्तनांक, तो आप लिख सकते हैं NM। अपवर्तनांक किसका? माध्यम का। तो माध्यम एक में प्रकाश की चाल V1 है और माध्यम दो में प्रकाश की चाल कितनी है? V2। अपवर्तनांक आपको क्या मिल गया? N = V1/V2। इससे आपको एक चीज समझ में आई कि दो माध्यमों के बीच यदि अपवर्तनांक निकालना है तो उन दोनों माध्यमों में प्रकाश की चाल के अनुपात के बराबर होता है। पहले में कितनी चाल है और दूसरे में कितनी चाल है। इसी से हम निकाल सकते हैं अपवर्तनांक का प्रकाश की चाल से संबंध। फिर देखिएगा, अगर हम इसको कह दें ये वायु है, ये माध्यम कैसा हमारा है? वायु। और ये जो है दूसरा, ये कोई भी माध्यम है, कुछ भी है, कोई भी वायु की अपेक्षा कोई भी एक सघन माध्यम है। आप इसको लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। हम इसको डिस्कस करते हैं, अपवर्तनांक का प्रकाश की चाल से संबंध। देखिएगा, अपवर्तनांक का प्रकाश की चाल से संबंध। अपवर्तनांक का प्रकाश की चाल से संबंध। अपवर्तनांक का प्रकाश की चाल से संबंध। देखिए, हमने कहा कि मान लेते हैं कि ये हमारा दो क्या है, हमको यहां से प्रकाश की किरण, ये हमारा कोई माध्यम यानी कि वायु मान लेते हैं और ये कोई भी माध्यम मान लेते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? कोई माध्यम मान लेते हैं। ये है वायु और ये है एक कोई माध्यम। जब प्रकाश की चाल यहां से चलती है, यानी किस माध्यम में चल रही है? वायु में चल रही है। यहां आपतित होने के बाद ये विरल माध्यम से सघन माध्यम में आ रही है, तो प्रकाश की किरण अभिलंब की ओर झुक जाती है। ऐसे में अगर आपसे कोई कहे माध्यम का अपवर्तनांक बताइए, किसका? माध्यम का अपवर्तनांक किसके सापेक्ष? वायु के। तो आप लिखेंगे अपवर्तनांक का प्रकाश की चाल से संबंध। एक माध्यम वायु और दूसरा कोई भी एक माध्यम लिया। अब हम लिखते हैं माध्यम का अपवर्तनांक। माध्यम का
अपवर्तनांक। हमको क्या निकालना है? माध्यम का अपवर्तनांक। जैसे अभी भी हमने निकाला था माध्यम का अपवर्तनांक n इज इक्वल टू, आपको मन करे तो m लिखेंगे, नहीं तो n इज इक्वल टू आप लिखेंगे वायु में प्रकाश की चाल, वायु में प्रकाश, निर्वात या वायु में प्रकाश की चाल बटे माध्यम में प्रकाश की चाल, वायु या निर्वात में प्रकाश की चाल बटे माध्यम में प्रकाश की चाल, माध्यम में प्रकाश की चाल। वायु में प्रकाश की चाल कितनी होती है? तो हम जानते हैं कि वायु में प्रकाश की चाल को c से दिखाते हैं और माध्यम में प्रकाश की चाल माना v हो जाती है। अतः हमें सूत्र मिलता है n बराबर c/v। कब ये मिलता है? जब हम कहते हैं कि हम निकालने क्या जा रहे थे, अपवर्तनांक का प्रकाश की चाल से क्या संबंध है। तो ये रहा अपवर्तनांक, ये रहा प्रकाश की चाल। हमने कहा कि एक माध्यम को निर्वात या वायु कर देते हैं और दूसरे माध्यम का हमें क्या निकालना है? माध्यम के लिए अपवर्तनांक निकालना है। तो माध्यम के लिए अपवर्तनांक किसके सापेक्ष? वायु के सापेक्ष या निर्वात के सापेक्ष निकालना है। तो हमने लिखा माध्यम का अपवर्तनांक, हमें पता है कि दोनों चाल के अनुपात के बराबर होगा, वायु में प्रकाश की चाल बटे माध्यम में। वायु में प्रकाश की चाल हम जानते हैं c होता है और माध्यम में प्रकाश की चाल को v से दिखाते हैं। तो n बराबर c/v हो गया। ठीक है, अतः हम लिख सकते हैं अतः किन्हीं दो माध्यमों के लिए, किन्हीं दो माध्यमों के लिए, किन्हीं दो माध्यमों के लिए एक माध्यम के सापेक्ष, एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, दूसरे माध्यम का, एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, दोनों माध्यमों में, दोनों माध्यमों में प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल के अनुपात के बराबर होता है। दोनों माध्यमों में प्रकाश की चाल के अनुपात के बराबर होता है, के बराबर होता है। अतः आपसे जब कहे कि बताइए हमें अपवर्तनांक और प्रकाश की चाल में क्या संबंध है, तो आप सीधे एक फिगर बनाएंगे कि एक को हमने y लिखा, दूसरे को हमने माध्यम माना, इस चाल को हमने c कहा और इसकी चाल को हमने v कहा। तो माध्यम का अपवर्तनांक n बराबर c/v। अतः किन्हीं दो माध्यमों के लिए एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक दोनों माध्यमों में प्रकाश की चाल के अनुपात के बराबर होता है। अब इसके बाद एक छोटा सा नोट पॉइंट देखते हैं, पहले आप इसको लिख लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। हो गया इसको? अब देखिएगा, एक नोट पॉइंट करके लिखिए, आपको इसमें न्यूमेरिकल मिलता है, आप लिखिएगा नोट डाल के, कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक, कांच के सापेक्ष वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक निकालिए। वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, कांच का अपवर्तनांक। वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक क्या होता है? ध्यान दीजिएगा, ये क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे क्वेश्चन जरूर मिलते हैं आपको, और न्यूमेरिकल तो स्पेशलिस्ट के आते हैं और ये इसी पे लगते हैं। इसमें न्यूमेरिकल में कुछ अलग नहीं करना होता, जो आपकी थियरी, क्योंकि पूरी थियरी ही न्यूमेरिकल बेस्ड है, जैसे आपको सवाल करने हैं वैसे ही आपको इसकी थियरी करनी है। तो वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक क्या पूछ रहा है? अपवर्तनांक किसका? कांच का यानी G, किसके सापेक्ष? वायु के यानी ANG निकालना है आपको। आपने लिखा ANG बराबर, ऑब्वियस है कि आप बनाएंगे एक माध्यम से दूसरे माध्यम में, इसको I कहते हैं, इसको R कहते हैं। तो आपने लिखा साइन I अपॉन साइन
आर। यही आप इतने देर से कह रहे थे कि n क्या होता है, दोनों कोणों की ज्या के अनुपात के बराबर होता है। हम इसको बनाते हैं समीकरण नंबर 1। यहां तक हो गया। फिर हम लिखते हैं वायु के सापेक्ष, वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक। क्या निकालना है, अपवर्तनांक किसका, जल का, किसके सापेक्ष, वायु के। ANW बराबर साइन आई बटे साइन आर, समीकरण नंबर 2। ठीक, अब आपको लिखना है समीकरण 2 से समीकरण 1 में भाग करने पर। देखते हैं भाग करके क्या होता है। समीकरण 2 में समीकरण 1 से भाग करने पर, भाग करने पर आप समीकरण 2 में समीकरण 1 से भाग करेंगे तो आपको मिलेगा ANG अपॉन ANW इज इक्वल, ध्यान दीजिएगा, ANG अपॉन ANW इज इक्वल, आपको ये भी दिया है साइन आई अपॉन साइन आर, और ये भी क्या है, साइन आई अपॉन साइन आर। यानी कि आप ये कह रहे हैं कि पहले इसको आप अगर चाहें तो आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, V अपॉन C अपॉन VG, यानी कि प्रकाश की चाल बटे कांच में प्रकाश की चाल। और इसको आप चाहें तो लिख सकते हैं C अपॉन VW, यानी कि प्रकाश की चाल वायु में और बटे प्रकाश की चाल वाटर में। आपको यहाँ पे कोड ना बता करके क्या बताना, दोनों में प्रकाश की चाल का अनुपात। तो यहाँ I अपॉन R का यूज की बजाय हम C अपॉन VG एंड C अपॉन VW करेंगे। तो ये हमको मिल जाएगा यहाँ से इक्वल इक्वल। तो यहाँ जब हम भाग करेंगे तो हमको मिलेगा C अपॉन VW बटे एक है C अपॉन VG, इसका गुणा इसमें और इसका गुणा इसमें हो जाएगा, तो ये ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा C गुणे VG अपॉन C गुणे VW, C से C कट जाएगा, आपको मिलेगा VG अपॉन VW। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि ये कह रहा है कि G यानी ग्लास, कांच में प्रकाश की चाल, और ये कह रहा है W यानी कि वाटर, पानी में प्रकाश की चाल। ठीक, कांच में प्रकाश की चाल और पानी में प्रकाश की चाल। तो आप लिख सकते हैं कि ये पहला माध्यम हो गया और ये दूसरा माध्यम, अतः इसको लिख सकते हैं NWG, GNW। अपवर्तनांक किसका, जल का, किसके सापेक्ष, कांच के सापेक्ष। तो अतः हमको क्या निष्कर्ष मिला, ANG बराबर बटे ANW इज इक्वल हो गया GNW। आप इसको नोट कर लीजिएगा, आगे आपको इसी पे क्वेश्चन मिलेंगे। यहाँ साइन आई बटे साइन आर का प्रयोग ना करके हमने कहा कि अपवर्तनांक हम किससे कहते हैं, प्रकाश की चाल से। तो हमने लिखा C अपॉन VG, C अपॉन VW, समीकरण 2 और 1। समीकरण 2 में समीकरण 1 से भाग कर दिया तो इनके मानों में भी भाग हो गए, ये ऊपर गया, ये कट गया, VG अपॉन VW। VG अपॉन VW ये कहता है कि ये कांच में प्रकाश की चाल है और ये जल में प्रकाश की चाल, कांच में बटे जल में, अतः जल का अपवर्तनांक किसके सापेक्ष, कांच के सापेक्ष। तो ANG अपॉन ANW इज इक्वल GNW। इसको लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं अपवर्तनांक का प्रकाश किरणों की उत्क्रमणीयता की ओर। तो यहां तक हो गया आपका। चलिए देखते हैं प्रकाश, तो चलिए देखते हैं प्रकाश किरणों की उत्क्रमणीयता में क्या समझते हैं। प्रकाश किरणों की उत्क्रमणीयता को हम पहले भी देख चुके हैं, इसकी पहले की क्लास में भी हमने इसको समझा था, एक बार फिर से इसको डिस्कस कर लेते हैं। हमने उस दिन एक आयताकार स्लैब बनाया था, यानी कि एक ऐसा आयताकार का एक स्लैब बनाया था जिसको हमने क्या कहा था, ये कांच है, क्या है, कांच, ग्लास इसका माध्यम मान लिए थे हम। और हमने क्या कहा, यहां से आने वाली प्रकाश की किरण, तो ये माध्यम कैसा हो गया, वायु, और कांच के बाहर ये माध्यम भी कैसा हो गया, वायु। आने वाली प्रकाश की किरण जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है। हमने क्या कहा, अभिलंब की ओर झुक जाती है। ठीक, इस कोण को हमने कहा I और इस कोण को हमने कहा R।
सॉरी, एक सेकंड एडजस्ट कर लेते हैं। इस कोण को हमने कहा R। यही प्रकाश की किरण जब यहां से गुजरती है तो इस अभिलंब से क्या होती है, ये दूर हट जाती है, क्योंकि अब ये सघन माध्यम है और ये विरल माध्यम। इसको हमने कहा I और इसको हमने कहा R। तो पहले इसके लिए निकाल लेते हैं अपवर्तनांक। तो वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक आप लिखेंगे वायु के सापेक्ष, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, कांच का अपवर्तनांक क्या है? वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक हम लिखते हैं अपवर्तनांक n। किसका? कांच का। किसके सापेक्ष? वायु के। अतः यहाँ पे क्या है, साइन I अपॉन साइन R। इसको हमने लिखा समीकरण नंबर 1। समझ में? इसको भूल जाइए अभी आप, सिर्फ इतना, इसके सापेक्ष इसका अपवर्तनांक, तो साइन I अपॉन साइन R, समीकरण नंबर 1। फिर हमने कहा कि यही प्रकाश की किरण अब कांच से कहां जा रही है? वायु में जा रही है, यानी कि बाहर। अगर आप चाहे तो इसका नामकरण भी कर सकते हैं, A B C D, इसको आप लिख सकते हैं P, यहाँ पे Q, यहाँ R, यहाँ S, इसको लिख दीजिए N N डैश, इसको लिख दीजिए M M डैश। ये PQ किरण पहले P से आई और Q यहाँ आपतित हुई और अब ये R से लेके S तक निर्गत हो रही है। तो अब जब हम निकालने जा रहे हैं कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक, कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक, कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक, कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक क्या है? कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक यानी कि n। किसका निकालना है? वायु का। किसके सापेक्ष? कांच के सापेक्ष। तो यहां अब ये है साइन I और ये है R, तो हमने लिखा साइन I अपॉन साइन R, समीकरण नंबर 2। आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ दोनों के राइट साइड वाले इक्वल है, ये भी साइन I अपॉन साइन R है और ये भी साइन I अपॉन साइन R है। वही तीन लोगों की तुलना है। अगर एक व्यक्ति दूसरे के बराबर है और दूसरा व्यक्ति तीसरे के बराबर है तो पहले और तीसरे भी आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। तो हम लिखते हैं समीकरण 1 तथा समीकरण 2 की तुलना करने पर, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 की तुलना करने पर, तुलना करने पे आपको क्या मिलेगा? ANG गुणे GNA बराबर, यहां से आपको मिल जाएगा साइन I अपॉन साइन R गुणे साइन R अपॉन साइन I, यहां से साइन I अपॉन साइन R इंटू साइन R अपॉन साइन I, क्योंकि ये इसके सापेक्ष और अब ये इसके सापेक्ष यहां से निकालते हैं। ये किरण तो यहां से निकल गई, लेकिन आप एक बार यहां और एक बार यहां, पहले किरण इधर से इसके सापेक्ष वायु का कांच के सापेक्ष और फिर उल्टे करके कांच का वायु के सापेक्ष, तो R का I के सापेक्ष अपवर्तनांक निकालते हैं। तो ये हो गया साइन I अपॉन साइन R इंटू साइन R अपॉन साइन I, ये पूरा कट के आपको मिलेगा 1, हो जाएगा ANG इंटू GNA बराबर 1। इसको पक्षांतर कर देंगे तो ANG बराबर आपको मिलेगा 1/GNA, जो कि कल भी हम लोग जब आयताकार स्लैब के बारे में पढ़ रहे थे तो इसी तरह से हमने निकाला था कि दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का अपवर्तनांक इज इक्वल टू 1/ अपवर्तनांक दूसरे माध्यम का पहले माध्यम के सापेक्ष। इसको हमने कल डेराइव किया था, उसी आधार पे हमने इसको भी कहा है कि ANG इज इक्वल टू 1/GNA। यहां तक आपका क्लियर हुआ होगा? तो आप लोग एक बार फिर से देख लीजिएगा। हमने फिगर बनाया, फिगर में हमने कहा पहले वायु के सापेक्ष कांच का और फिर हमने कहा कांच के सापेक्ष वायु का, कांच के सापेक्ष वायु का। तो अब ये आपतन कोण हो गया और ये अपवर्तन कोण हो गया। तो साइन R अपॉन साइन I, ये दोनों अपोजिट हमने दोनों की तुलना की, तो ANG गुणे GNA साइन I अपॉन साइन R इंटू साइन R अपॉन साइन I, ये कट गया तो मिला ANG गुणे GNA इज इक्वल टू 1। ये फॉर्मूला,
इस चैप्टर के सारे फॉर्मूले लगभग आपके कंप्लीट हैं। अब आपको न्यूमेरिकल लिखना। एक नोट पॉइंट आप लिखिएगा, ये जो अपवर्तनांक होता है ये कलर पर भी डिपेंड करता है, तो आप नोट पॉइंट पे लिखिएगा सबसे अधिक अपवर्तनांक बैगनी रंग का और सबसे कम अपवर्तनांक लाल रंग में होता है। कई बार एक नंबर में पूछा जाता है कि सबसे अधिक अपवर्तनांक किस रंग में होता है, बैगनी रंग में, सबसे कम अपवर्तनांक लाल रंग में होता है। अब चलिए हम कुछ एक दो न्यूमेरिकल देख लेते हैं इस फॉर्मूले पर। क्वेश्चन देखिए हमारा क्या कहता है, यदि वायु के सापेक्ष, यदि वायु के सापेक्ष, यदि वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, कांच का अपवर्तनांक, यदि वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 3/2 है, कांच का अपवर्तनांक 3/2 है, तो कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक क्या होगा? तो कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक क्या होगा? वायु का अपवर्तनांक क्या होगा? किसका पूछ रहा है? ध्यान से पढ़िएगा। यदि वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 3/2, तो कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक क्या होगा? हम लिखते हैं सॉल्यूशन अपना। क्या कह रहा है क्वेश्चन? यदि वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, आप लिखेंगे वायु के सापेक्ष, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, कांच का अपवर्तनांक कितना होता है? देखिएगा, अपवर्तनांक यानी कि n, किसका? कांच का यानी कि g, किसके सापेक्ष? वायु यानी कि a। ANG इज इक्वल कितना दिया है? 3/2, 3/2। पूछ क्या रहा है? वायु कांच के सापेक्ष वायु का, आप लिखेंगे कांच के सापेक्ष, कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक, कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक। अभी अभी जो फॉर्मूला किए हैं वही है, ए हवा से कांच में और फिर कांच से हवा में, तो ये हो जाएगा अपवर्तनांक किसका? वायु का, किसके सापेक्ष? कांच के। ये हमें क्या करना है? निकालना है। और हम जानते हैं, आप लिखेंगे सूत्र, किस सूत्र से? हम जानते हैं AGN इज इक्वल 1/ANG। तो हमने लिखा GNA हमको निकालना है, GNA बराबर 1/ANG का मान है 3/2। ये ऊपर जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हो जाएगा GNA इज इक्वल 2/3। ये क्या है हमारा आंसर? देखिए, अगर फॉर्मूला क्लियर हो तो एक लाइन का सवाल था, 1/3/2 किया, ये 2 ऊपर गया तो इसका गुणा हो गया और बच गया हमारे पास 2/3। यहीं पे अपनी आज की क्लास को हम विराम देते हैं। आगे की क्लास में हमने ये जो छोटे छोटे कई सारे अपवर्तनांक के और अपवर्तन के जो नियम पढ़े हैं, इसी पर हम न्यूमेरिकल करेंगे और उसके बाद हमारा ये टॉपिक बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा कि इससे क्वेश्चन एग्जाम में कैसे आते हैं। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और प्लीज क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। थैंक यू।